नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे 15 सूत्री कार्यक्रम के विषय में है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 2006 में ही की गई थी। इस कार्यक्रम के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। इस कार्यक्रम में बहुत कुछ है। कैसे उनकी शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, कैसे उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएं। कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन्हीं योजनाओं में से एक है कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना का लाभ लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग किस तरह से अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं और हुनरमंद बन सकते हैं, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नेशनल स्किल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फाउंडेशन के सीईओ को, जो कि हैं नितेश मिश्र जी। नितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए हैं ताकि वह अपने जीवन स्तर को सुधार सके। कौशल विकास योजना के तहत किस तरह से वह लाभ लेते हैं और किस तरह से उनका जीवन स्तर सुधर रहा है? जी, मैं उस पर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपका जो प्रश्न है उसका सीधा संबंध प्रधानमंत्री के जो 15 सूत्री कार्यक्रम है उससे जोड़ा गया है और ये काम किया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने, जो भारत सरकार के अंदर है। ये एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें सरकार के अलग अलग विभागों को और अलग अलग मंत्रालयों को इसमें शामिल किया गया है ताकि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, सरकार की जो नीतियां आ रही हैं और सरकार के जो विभिन्न पॉलिसीज़ हैं जो लगातार उनके बढ़ोतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए उसके साथ वो जुड़ सके। उसका एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम है कौशल विकास। अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन एक माध्यम है कौशल विकास। कौशल विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें अलग अलग योजनाएं हैं जो अलग अलग विभागों द्वारा और अलग अलग मंत्रालय द्वारा उसकी पहल की गई है जी। तो उसमें एक आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अंदर कुछ योजना बनाई गई और कुछ योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंदर है उसको एक साथ जोड़ा गया, जिसमें एक आता है आपका सीखो और कमाओ जी। सीखो और कमाओ क्या है? सीखो और कमाओ ऐसे तो नाम से समझ में आता है, लेकिन अगर मैं इसको विस्तार दूं तो भारत का जो अल्पसंख्यक युवा वर्ग है जी। जो युवा वर्ग आता है वो उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, कार्य करने की योग्यता है वो, और बाज़ार की क्या क्षमता है वो, उसके आधार पर उसको प्रशिक्षण देना। वो प्रशिक्षण अब किस आधार पर मिलता है? तो इसके लिए सरकार ने 38 से 40 सेक्टर बनाए हुए हैं जी। एग्रीकल्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ऐसे करके 38 सेक्टर बने हुए हैं। इन 38 सेक्टर्स के अंदर अलग अलग जॉब रोल्स हैं। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें 30 जॉब रोल्स हैं। उस 30 जॉब रोल्स के अंदर उन जो भी योजनाएं बनी हुई हैं, जैसे मैंने सीखो कमाओ एक हो गया, सीखो कमाओ के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। उसके अलावा नई मंजिल है। तो ये अलग अलग जो योजनाएं हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए एक अलग है, उस पर मैं बाद में आऊँगा, या आपने शायद प्रश्न तैयार भी रखा होगा। तो एक अलग अलग योजनाएं हैं जो अलग अलग कार्य के अलग अलग तरीके से, कुछ इसमें स्कीम्स ऐसी हैं जो पहले से प्रशिक्षित हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मुझे ड्राइविंग आती है जी। लेकिन शायद मेरा हाथ साफ नहीं है। अगर बहुत आम ग्राउंड लेवल पर मैं बात करूं, मेरा हाथ साफ नहीं है, तो उसके लिए एक RPL प्रोग्राम है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, कि मुझे 3 दिन की एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, RPL ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, वो मुझे प्रोवाइड करा के मुझे मेरी जो स्किल ऑलरेडी मेरे अंदर थी उसे पॉलिश करके उसे बाज़ार के साथ जोड़ना। तो ये मुख्यतः इसका उद्देश्य है, इस तरह से प्रशिक्षण देना। सबसे जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर कई उत्कृष्ट केंद्र को खोले जाने का प्रावधान है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो झारखंड में क्या लगता है आपको, अब तक कितने केंद्र जो हैं वो होंगे प्रेजेंट में? जी, इसका देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा अवेलेबल नहीं है कि झारखंड में कितने खोले गए हैं, लेकिन अभी आप ट्रैवल जब करेंगे रांची से गुमला, रांची से अन्य क्षेत्रों में, आप इधर जमशेदपुर की तरफ चले जाइए तो आपको जगह जगह पर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र दिखाई देगा। तो ये तो हो गई कौशल केंद्र की बात।
इसके अतिरिक्त हम जब बात करते हैं कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की, जी, तो ये बिल्कुल सच है कि भारत का जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका एक बड़ा भाग तकनीकी से जुड़ा हुआ है। तो सरकार ये मानती है कि अगर उनको तकनीक से जोड़ दिया जाए तो उनकी जो आजीविका है उसमें बेहतरी आएगी, बढ़ोतरी आएगी। तो निश्चित रूप से जितने राज्य शामिल किए गए हैं उसमें झारखंड भी शामिल है, और शायद वेबसाइट पे आपको आंकड़ा मिल जाए, ऐसे कहीं अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है ऐसी सटीक जानकारी कि कितना है, लेकिन लगातार इस पर प्रयासरत किए जा रहे हैं। और अभी जो 15 सूत्री कार्यक्रम है उसमें मुझे लगता है कि और ऐसे कौशल केंद्र खोले जाएंगे। तकनीकी जो उन लोगों को शिक्षा दी जाती है या फिर जो भी उन्हें सिखाया जाता है, क्या उसके बाद उनका कहीं प्लेसमेंट भी किया जाता है? जी, ये आता है NSQF के अंदर, जी, जिसको हम कहते हैं नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये बनाई हुई है मिनिस्ट्रीज, NSDC और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये इसको रेगुलेट करती है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या करती है, आपके नॉलेज और आपके एप्टीट्यूड के आधार पर क्वालिफिकेशन तैयार करती है, और अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग लेवल बनाए जाते हैं। जी, और उस लेवल का जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि 38 सेक्टर हैं। जी, तो 38 सेक्टर में अलग अलग जॉब रोल्स हैं। इस अलग अलग जॉब रोल में देश भर में अलग अलग जगह बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही है। इसका एक जो प्रक्रिया बनाया हुआ है कि आप पहले ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग के बाद जो असेसमेंट एजेंसी होती है, जो NCVT मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ HR के अंदर NCERT है, उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर NCVT है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके अंदर एक असेसमेंट बॉडी होती है। वो असेसमेंट बॉडी क्या करती है, वो जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग हुई उसका जाके एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद उनको जो प्रमाणित करने का एक जो प्रक्रिया है, एक सर्टिफिकेट देने का, वो उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसके बाद कंपनियां जो है, जो एसोसिएटेड हैं, जैसे रिटेल सेक्टर के लिए अलग है, डोमेस्टिक वर्कर जो झाड़ू पोछा बर्तन है उसके लिए भी एक सेक्टर बनाया हुआ है, एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें उसके अंदर अलग अलग जॉब रोल्स हैं, AC रिपेयर करना, इलेक्ट्रिशियन का काम करना, CCTV रिपेयर करना। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जॉब रोल्स बनाए हैं। इनमें वो प्रमाणित होने के बाद जो कंपनियां होती है वो उन्हें डायरेक्ट प्लेस दे दी। NSQF क्या करता है, NSQF 3 महीने तक का एक जो नज़र रखना कहते हैं, दृष्टि रखना, अगर वो किसी कारणवश उस फ्रेमवर्क से बाहर हो जाता है तो ये NSQF की जिम्मेदारी होती है कि वो दोबारा उसे प्लेस कराती है। कई बार ऐसा होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, कुछ तो शिक्षित की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ से भी उन्होंने शिक्षा ली हो, अगर थोड़े बहुत भी सक्षम हैं तो, और कुछ अशिक्षित की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके हुनर को कैसे निखारता है? जो लोग शिक्षित हैं उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए कहाँ कहाँ उन्हें जॉब मिल सकती है, और जो अशिक्षित हैं या उतने सक्षम नहीं हैं उनके क्वालिफिकेशन और उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें कहाँ कहाँ प्लेसमेंट दी जाती है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्कीम्स हैं। एक स्कीम्स हो गया जिसमें 30 डेज़ की ट्रेनिंग चल रही है, 45 डेज़ की ट्रेनिंग चल रही है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैं इस पर्टिकुलर योजना से जुड़ना चाहता हूँ, तो वो मेरे बेसिक्स स्किल्स या मैं जिस स्किल्स पे जुड़ना चाहा उसको देखते हुए कंप्लीट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो मेरे अंदर विकसित किया जाता है, और उसके बाद मुझे सर्टिफाई किया जाता है कि मैं इस काम के लिए सर्टिफाइड हूँ। अब एक जैसे मैंने RPL का जिक्र किया था अभी कि काम तो मुझे आता है लेकिन वो पॉलिश नहीं है, उसे बहुत अच्छे से नहीं आता है। किसी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, लेकिन आप कैसे बताएंगे कि आपको खाना बहुत अच्छा बनाने आता है? एग्रीकल्चर हो गया, अब आप एग्रीकल्चर का कोर्स करने, एक किसान वर्ग में जन्मा हुआ बच्चा, उसके अंदर वो ऑलरेडी स्किल है कि वो खेती कर सकता है, लेकिन उसे बताने के लिए उसे MBA होना पड़ेगा शायद आज के डेट में। अगर उसके पास डिग्री नहीं है तो वो कैसे बताएगा कि उसे वो काम आता है? तो उसके लिए एक योजना बनाई गई, ये जो RPL ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कि आपको 3 दिन वो पॉलिश स्किल करके देख के कि हाँ आपको ये काम आता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करके उस पर्टिकुलर स्किल को पॉलिश करके उनको प्रमाणित करके उनको जॉब प्रोवाइड किया जाए। इसके अंदर अलग अलग है, जैसे नई मंजिल है, नई मंजिल में युवाओं के लिए उसी तरह का कार्यक्रम है कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए। गरीब नवाचार योजना है, उसके अंदर एक प्रोग्राम है तकनीक उनको कारीगरी बहुत अच्छी आती है लेकिन एक बेहतर मंच उनके पास नहीं है, तो उनको बेहतर मंच प्रोवाइड कराना।
तो इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम हैं जो उनको सरकार के द्वारा कई चीज़ें हैं। जैसे 15 सूत्री कार्यक्रम की मैं जिक्र करूं तो इसकी आवश्यकता क्या थी। जो अपर लेवल पर काम हो रहा है वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे राजीव गांधी जी का एक बहुत अच्छा वाक्य है कि 1 रुपया जब गरीबों तक भेजा जाता है तो 1 रुपया पहुंचने में वो 15 पैसा ही पहुंचता है, बीच में वो कहीं गायब हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो ये कार्यक्रम था 15 सूत्री कार्यक्रम, इसका उद्देश्य, मौलिक उद्देश्य है कि जो सरकार जिन नीतियों पर काम कर रही है वो नीतियां आम वर्ग तक, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन तक पहुंचे और वो अल्पसंख्यक वर्ग उसका सही सलीके से उसका लाभ ले सके। महिलाओं के लिए भी एक अलग कार्यक्रम आपने कहा था कि विस्तृत जानकारी आप देंगे उस विषय में। महिलाओं के लिए नेतृत्व क्षमता कार्यक्रम नाम दिया गया है उसका, तो वो क्या है? और उसमें ज़्यादातर ऑब्वियस महिलाओं के लिए है तो महिला ही रहती हैं, तो किस किस तरह के हुनर जो है वो महिलाएं सीखती हैं उसमें? देखिए, इसमें तो 2 बातें हैं। एक कहावत है बहुत अच्छी, आपने भी सुनी होगी, हम सब ने सुनी है, विद्या हमारी तब तक काम में न आएगी, अर्धांगिनियों को जब तक शिक्षा दी न जाएगी। बिल्कुल। तो देश को अगर आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को आगे लाना होगा, उनको सशक्त बनाना होगा। उसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई जिसका नाम है नई रोशनी। जी। नई रोशनी कैसे काम कर रही है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर, ताकि सरकार की जो नीतियां हैं वो महिलाएं उससे जुड़े और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और उसका लाभ ले सकें। तो लाभ कैसे लेंगे और किस प्रकार लेंगे? तो अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं कि महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ पे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जाके। कोई भी महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है अगर पर्टिकुलर उस पर बात करें तो डिजिटल इंडिया से उनको जोड़ना, उनको मोबाइल फ्रेंडली बनाना, उनको कंप्यूटर फ्रेंडली बनाना, किस किस तरह के कानूनी अधिकार हैं उनके लिए जो उन्हें पता नहीं है उससे उन्हें अवगत कराना, उनकी शैक्षणिक योग्यता को इंक्रीज़ करना, बढ़ावा देना, हैंडीक्राफ्ट और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिस पर उनको जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है उस पर उनको उनके स्किल को थोड़ा सा डेवलप करना। इसके लिए एक अलग सेक्टर स्किल काउंसिल बने हुए हैंडीक्राफ्ट के नाम से, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर स्किल काउंसिल, जो इस पर पर्टिकुलर काम करती है। तो इस पर लगातार इसके लिए 25% महिलाओं के लिए सीट जो है वो सुरक्षित रखा गया और एक गांव से 25% महिलाओं को शामिल किया जाएगा। और नई रोशनी जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, नई रोशनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ पे महिलाएं इसमें पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन करके, उसका OTP आता है बाकायदा, वो रजिस्टर्ड करके इस कार्यक्रम से इससे जुड़कर इसका लाभ ले सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास हुनर भी है लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। आपके लिए कौशल विकास योजना भी कुछ चीज़ है जो चल रही है, उन्हें ये जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कोई जागरूकता अभियान भी आप लोगों की तरफ से चलाया जाता है कि लोग वहाँ जाकर उन्हें बताएं कि आपको ज़रूरत है, आप हमारे सेंटर तक आइए, आपको हम सिखाएंगे? जी, तो इसमें अलग अलग NGOs हैं, जैसे एक हम भी उसमें शामिल हैं। सिर्फ जागरूकता की बात नहीं है। अभी विगत 2016 की बात करें तो वहाँ से लोग कौशल विकास के नाम से अवगत हैं। उससे पहले तक उन्हें नहीं पता था कि इस तरह से, हाँ ये है कि किस किस तरह की योजनाएं हैं उन्हें नहीं पता है, वो लाभ किस प्रकार ले सकते हैं वो नहीं पता है। तो इसके लिए NGOs को काम करना चाहिए, कुछ सरकार को इनिशिएट लेना चाहिए। और जो भारत का एक बड़ा हिस्सा है, या कौशल विकास हम अगर बात करें तो मुख्यतः गाँवों के लिए, शहरों के लिए नहीं है। तो जो गाँव के बच्चे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़ रहे हैं लेकिन किसी कारणवश उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई, या फिर किसी कारणवश पढ़ाई से उनका संबंध नहीं लेकिन कोई स्किल में वो पर्टिकुलर पारंगत हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनको ये बताया जाए। जैसे उनके मन में है कि हम ये मन में भ्रम बैठा हुआ है कि पढ़ाई हमने नहीं की है, डिग्री हासिल हमने नहीं की है तो शायद हम रोज़गार नहीं पा सकते। तो उसके लिए आवश्यक है कि वो पर्टिकुलर गाँव में NGOs जाए, एक कैंपेन चलाए, एक प्रोग्राम चलाए। बहुत सारे NGOs कर भी रही है, हमने भी कई बार किया है, लेकिन उस हद तक, उस लेवल तक नहीं हुआ है कि बहुत एक पिछड़ा वर्ग है। जैसे अभी हम गए कि कई गांव ऐसे हैं जहां तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है लेकिन ऐसा है। तो उसी तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक ये बातें नहीं पहुंची है।
तो आवश्यकता है इसको पहुंचाने की। इसके लिए अलग अलग अभियान चलाने चाहिए, टीवी पर, रेडियो पर या फिजिकल प्रेजेंस के माध्यम से ये चीज़ें होनी चाहिए निश्चित रूप से। कौशल विकास योजना का लाभ लेकर जो लोग हुनरमंद हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना लघु उद्योग या कुटीर उद्योग शुरू करें, एक छोटा स्टार्टअप जिसे हम कहते हैं, तो क्या उसके लिए इस योजना के अंतर्गत भी कुछ आता है या फिर उन्हें इस योजना से बाहर जाकर ऋण लेना पड़ेगा, बैंक का सहारा लेना पड़ेगा? देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार से आता हूँ आपको। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अब हम अव्वल दर्जे पे आ चुके हैं भारत में। और नौकरियां कितनी हैं? नौकरियां उतनी ही हैं। एक पर्टिकुलर विभाग है, सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग में 200 वैकेंसी थी, 200 वैकेंसी रहेगी। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैकेंसी उतनी है, तो इसको कैसे पूर्ति किया जाए? तो सरकार बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रही है, इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है कि लोग अपना स्वरोजगार पैदा करें। आत्मनिर्भर भारत बनने की जो बात की जा रही है, बार बार बात की जा रही है, वो इसी बात पर की जा रही है कि जो भारत का युवा है वो स्वरोजगार पर, अपना रोज़गार पैदा करने पर ज़्यादा फोकस करे, ज़्यादा सोचे। इससे ना सिर्फ वो अपने लिए रोज़गार पैदा करेगा, वो जो अन्य लोग हैं जिनके लिए, जैसे एक कंपनी की जब स्टार्टअप शुरुआत होती है तो सिर्फ एक कंपनी नहीं बनती, उसमें कई लोग काम करते हैं, उनका कई लोगों का रोज़गार चलता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, उनकी कल्पना की बात करें, परिकल्पना की बात करें, या उनकी जो पर्टिकुलर टीम है उसकी बात करें, वो लगातार, या अन्य जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इस पर काम नहीं कर रही है। इसके लिए एक MSME बनाई गई, स्पेशली जो लघु और सूक्ष्मता मंत्रालय है, वो उस पर काम करती है। जहाँ पे जैसे बैंक ऋण का आपने बात किया, अगर मैं अभी एक प्रपोज़ल लेके जाता हूँ कि मेरे पास एक पर्टिकुलर इस बिज़नेस प्लान है, ऐसे है, ये है, इसका ये इतने साल में हम इतना इससे अर्निंग आ जाएगा, ये हम जाके बैंक के पास प्रस्तावित करते हैं, MSME के पास प्रस्तावित करते हैं, तो MSME मुझे लोन देती है कुछ समय के लिए, और मैं उस पर काम करके फिर तो आप देखोगे पिछले 2000 अगर 17-18 से बात करें तो स्टार्टअप इंडिया बहुत तेज़ी से चल रहा है। लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, जगह जगह पे अब स्कैनर कोड और ये आ गया, उसके माध्यम से वो पेमेंट ले रहे हैं। तो ये बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि जो ये योजनाएं तो पर्टिकुलर कुछ वर्गों के लिए, जैसे अभी हम अल्पसंख्यक वर्ग की चर्चा कर रहे हैं, तो योजनाएं उनके लिए बनी हुई है। एक पर्टिकुलर जो एक समृद्ध परिवार से एक व्यक्ति आता है, वो भी इसका लाभ ले सकता है अपने तरीके से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से। अन्य और योजनाएं हैं उसके माध्यम से, कुछ अपने स्किल को डेवलप करने के माध्यम से, तो वो तो सबके लिए ओपन है। कौशल विकास योजना का लाभ लेने के बाद आपको क्या लगता है कितना सुधार आता है उनके जीवन स्तर में? क्योंकि आप लोग पहले के जीवन स्तर के भी आंकड़े आप लोगों के पास होंगे और उसके बाद के जीवन स्तर के आंकड़े भी आप लोगों के पास होंगे। देखिए, पर्टिकुलरली सबसे पहले तो अगर बेसिक समझा जाए इसका, तो कोई भी चीज़ की हम अगर नई चीज़ें सीखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बदलाव आता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो हमने ही अभी झारखंड में इंट्रोड्यूस किया। तो ड्रोन क्या कर रहा था, ड्रोन शादियों में हमने देखा उड़ते हुए, एक वीडियोग्राफी कर रहा था। ये इतना ब्रॉड हो चुका है कि 108 सेक्टर में सिर्फ ड्रोन काम कर रहा है। आज आग बुझाने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। आज ज़मीन की नापी करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। एक सामान को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। कहीं पे आग लग रही है, उसके लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। तो चीज़ें कहाँ से कहाँ निकल जा रही हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर स्किल ट्रेनिंग पर आता है। एक व्यक्ति ने ट्रेनिंग किया, उसने समझा कि अच्छा इसके तो इतना उपयोग नहीं है, इसका तो ये भी उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बदलाव की बात करें तो उसका कोई सीमे के अंदर नहीं बंधा हुआ है, वो चलता जा रहा है। हर चीज़ें नई अपडेट्स मुझे रोज़ पता चल रही हैं कि आज ये भी कर सकते हैं, आज ये भी हो रहा है, आज ये भी हो रहा है। जबकि मैं पर्टिकुलर उसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो उसका कोई अंत नहीं है, वो किसी सीमा के अंदर नहीं बंधा हुआ है। पर्टिकुलर कितना बदलाव आया है अगर हम इस पर बात करें तो महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं। आप जगह जगह देखो, अगर मैं झारखंड की मूलतः बात करें, आप गुमला चले जाओ, आप लोहरदगा चले जाओ, जमशेदपुर के किनारे जो गाँव हैं आप वहाँ चले जाओ, तो महिलाओं को आप देखोगे काम करते हुए। वो सिलाई कर रही हैं, वो कढ़ाई बुनाई का काम कर रही हैं, वो मैंने दीवार पर पेंटिंग करते हुए भी उनके देखा। लेकिन ऐसे नहीं कि वो मजदूरी कर रही हैं, वो एक स्किल को डेवलप करते हुए उन्होंने वो काम किया है। वो पर्टिकुलर जो उनकी उसमें उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो
कौशल विकास जो योजनाएं हैं वो बनने के बाद जो शुरू हुई, जो उसमें परिवर्तन आने शुरू हुए, जो बदलाव आने शुरू हुए, उसका एक अभिन्न अंग है कि लोग जैसे 38 सेक्टर जो हैं, 38 सेक्टर में बाकायदा सरकार ने काम किया है, अलग अलग जॉब रोल से उसमें काम किया है। उस एग्रीकल्चर में अब किसान को देखोगे, पहले जैसे तकनीक, अब किसान और तकनीक पहले कोई संबंध नहीं होता था, आज उसको जोड़ दिया गया आपस में। तो वो आराम से जेसीबी का इस्तेमाल कर रहा है और आराम से ड्रोन्स के माध्यम से वो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर रहा है। तो किसान ने भी उसको स्वीकृत किया है। उसी तरह से अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग जॉब रोल हैं जिसमें लोग पारंगत हो रहे हैं धीरे धीरे, और उनके जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। वो स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो रहे हैं और आवश्यकता भी है, क्योंकि नौकरियां अब उतनी अवेलेबल नहीं है। तो सरकार भी बार बार फोकस कर रही है कि आप स्टार्टअप इंडिया पर फोकस करो, आप नई नई योजनाओं का लाभ लेकर क्योंकि खुद को रोजगार, खुद के लिए रोजगार पैदा करो। यह योजना देश भर में चलाई जा रही है। ऐसे में आप झारखंड को और झारखंड के जो आंकड़े हैं उसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, देश भर में चलाई जा रही है, अलग अलग योजनाएं हैं। इसमें कुछ राजनीति पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को लागू करती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट कितना हस्तक्षेप कर रही है, उसको कितना बढ़ावा दे रही है अपने राज्य में। अगर पर्टिकुलर आप एक योजना को लेकर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना को, और कोई एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उस योजना पर काम करना चाहता है अपने स्टेट में, तो उसको वो स्टेट गवर्नमेंट कितना बढ़ावा दे रही है। जैसे मैंने आपको कौशल विकास की जब हम बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में स्टेट स्किल मिशन बने हुए हैं, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पे झारखंड में झारखंड स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी है। इसके अलावा अन्य ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे JSLPS है, वो इसके साथ जुड़ी हुई है, JSRDT है, वो इसके साथ जुड़ी हुई है। तो अब वो कितना काम कर रही है, तो मैं नाम नहीं लूँगा। कुछ राज्य हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, उसका स्टेट स्किल मिशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश है, उसका स्टेट स्किल मिशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। झारखंड के पर्टिकुलर आपने बात की, तो झारखंड में अभी थोड़ी सी संभावनाएं हैं, चीज़ें और अच्छी होनी चाहिए और बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि यहाँ की सरकार भी करेगी। समय समय पर आप लोग सर्वेक्षण भी कराते हैं इस योजना के तहत, तो यह सर्वेक्षण किस आधार पर किया जाता है? योग्यता के आधार पर। सबसे पहले अगर सर्वे की बात करें तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ऐसे कितने गांव हैं, ऐसे कितनी जगह है जहाँ पे रोजगार की कमी है, या एक युवा वर्ग जो 18 से 30 की हम बात करते हैं, 35 की बात हम करते हैं, वो बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहा है। तो ऐसी कितनी जगह है, वहाँ पे कितने ऐसे युवा हैं और उनकी योग्यताएं कितनी हैं, जैसे उनका क्वालिफिकेशन कितना है, वो कितना पढ़े हैं, और उस पढ़ाई के आधार पर उनके पास पर्टिकुलर किस तरह का जॉब होना चाहिए जो उनके पास नहीं है, और उसका एक आंकड़ा तैयार होता है और वो सरकार के पास फिर सबमिट होता है। जो युवा या जो महिलाएं या जो पुरुष युवतियां, जो लोग भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप कम से कम इतना ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं कि वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग की अगर हम बात करें तो इसकी, जी, अगर सिर्फ हम उसकी बात करें तो जैसे मैंने नई रोशनी का जिक्र किया, तो एक वेबसाइट बनी हुई है। आप अगर सीधे अगर मैं कहूँ तो आजकल सब कुछ डिजिटल मोड में आ गया है, तो इसके लिए दो चीज़ें आवश्यक है। पहली तो ये कि अगर मैं जानकार हूँ, अगर मैं थोड़ा बहुत भी समझता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको डिजिटल माध्यम से इसके पढ़कर, इसे समझकर क्या इसकी प्रक्रिया है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो उसका वेबसाइट है, उस पर मैं विज़िट करके पर्टिकुलर जो जानकारियाँ दी गई है मैं उसे समझूं, और जो प्रक्रिया बताई गई है मैं उसे स्टेप लूँ, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपने जिक्र किया, तो जो आवेदन है नई रोशनी के अंदर, उसमें मैं जाके भर सकता हूँ, उसका क्या प्रक्रिया है। एक वर्ग ऐसा है जो इन चीज़ों से अब भी दूर है, वो इससे कैसे जुड़े। तो मुझ जैसा, आप जैसा, या गांव में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कुछ लोग अवेयर हैं, कुछ लोग बहुत मोबाइल फ्रेंडली हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, चीज़ों से अपडेटेड शायद हैं नहीं हैं लेकिन फ्रेंडली हैं, तो उनको आवश्यक है कि वो इसे समझकर उन तक पहुंचाएं और उनकी मदद करें, क्योंकि गांव तो फिर भी एक जोड़ने का प्रयास करता है हर समय। तो आपस में अगर वो एक दूसरे का हाथ मिलाएं, एक दूसरे से बातचीत करें,
नई नई जो योजनाएं लागू हो रही है उस पर कम्युनिकेट करें तो निश्चित रूप से ये चीज़ें जल्दी सॉल्व होंगी। झारखंड में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, मैं चाहूँगी कि उनके परिप्रेक्ष्य में और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप ज़रूर इस विषय पर जानकारी दें। बहुल राज्यों में बात करें तो एक झारखंड उसमें शामिल है और कहते हुए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि झारखंड अब भी थोड़ा सा पिछड़ा है। तो निश्चित रूप से जो झारखंड का युवा वर्ग कह लें, या जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो हमने झारखंड के पहले झारखंड के ड्रोन पायलट्स को जन्म दिया यहाँ पे। तो झारखंड में एक गांव है गुमला, शहर है गुमला, उसके अंदर एक गांव है सीलम। सीलम गांव के 9 बच्चे वहाँ से गए, यहाँ से पर्टिकुलर 5 दिन की ट्रेनिंग उन्होंने यहाँ पे की और उसके बाद वो चेन्नई रवाना हुए। उन्हें ये तक नहीं पता है कि ईमेल आईडी क्या होती है एक पर्टिकुलरली। कुछ लोगों को लाइसेंस जो ड्रोन ऑपरेट करने के लिए मिलता है, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को इस वजह से नहीं मिला है कि उनका आधार के साथ मोबाइल और ईमेल आईडी कनेक्टेड अभी भी लिंक नहीं है। सिर्फ ये कारण है। कैसे कराते हैं उन्हें, जगह जगह प्रज्ञा केंद्र खुले हुए हैं, फिर भी उन्हें ये नहीं पता है कि कैसे कराया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो वो उस तक कैसे पहुंचेंगे और कैसे जुड़ेंगे, उनको कैसे जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं सीधे सीधे उन्हें बेवकूफ़ कह दूँ तो ये गलत होगा। उन तक वो चीज़ें पहुंचा ही नहीं गई हैं। क्या माध्यम है वो पहुंचाया ही नहीं गया है, क्या प्रक्रिया है। जैसे मैंने बोला कि पासपोर्ट आपको लगेगा, तो उनके मन में एक भ्रम फैल गया कि विदेश भेज दिया जाएगा, ऐसे भेज दिया जाएगा, पता नहीं। पासपोर्ट पहले तो टर्म क्या होता है नहीं पता है उन्हें। आप इंट्रोड्यूस करोगे तो पासपोर्ट एक टर्म वीज़ा से कनेक्ट करके वो कुछ और चले जाते हैं। तो अवेयरनेस की भी कमी है, बहुत सारी चीज़ें। तो झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, तो निश्चित रूप से सरकार को एक स्टेप लेनी चाहिए, जो राज्य सरकारों के स्टेप लेनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आदेशित कर सकती है। राज्यों में इम्प्लीमेंट करने का काम राज्य सरकार का है। तो राज्य सरकार को निश्चित रूप से एक इनिशिएट लेना चाहिए कि जो ग्रास रूट लेवल की चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचे, और सिर्फ पहुँचे नहीं, वो उसका लाभ ले सकें। सिर्फ ये नहीं कि हमने एक सेमिनार करा दिया गया और सेमिनार में उनको बुला दिया गया और ऐसे ही कुछ बातें जो थ्योरेटिकल थी, प्रैक्टिकल नहीं थी, वो उनको बोल के, उनको प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ना होगा, उनको ये चीज़ समझाना होगा। और जो NGOs हैं जो पर्टिकुलर इन चीज़ों पर काम कर रही है, रूरल डेवलपमेंट पर काम कर रही है, गाँव के विकास पर, तो उनको भी इनिशिएट लेना चाहिए, उनको भी एक इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।